हम्म फ्रेंड्स, करंट में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि जो भी टॉपिक हम लोग कर रहे होते हैं, अगर उसमें किसी और की चर्चा होती है तो उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सबको भी याद रखना आपके लिए आवश्यक है। अब देखिए, अभी तक तो हम लोग करंट ही कर रहे हैं, लेकिन करंट में भी जब इधर में चर्चा आ रही थी कि चीन के साथ और नेपाल के साथ हमारे संबंध जो हैं इधर में थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, और चीन के साथ तो अभी भी वार्ता चल रही है, नेपाल के साथ भी संभवतः वार्ता चल रही होगी। लेकिन ऐसे में फिर पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या हैं, क्या पड़ोसी देश में और उनसे क्या संबंध, क्वेश्चन हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग इसी मामले को लेकर के आज हम लोग कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, बांग्लादेश ये बहुत विवादास्पद नहीं है, भारत का अभिन्न मित्र भी है और बहुत अच्छे संबंध हैं भारत के साथ। यहाँ तक कि ये आप कहेंगे कि ये बांग्लादेश नाम बेशक है और हमारे देश में है पश्चिम बंगाल। तो कभी आपने मन में सोचा नहीं कि पश्चिम बंगाल, अगर हमारे देश में पश्चिम बंगाल एक राज्य है, वेस्ट बंगाल एक राज्य है, तो आखिर पूर्वी बंगाल कहाँ गया? यही पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान में मिल गया था, बाद में बांग्लादेश के रूप में एक नया देश के रूप में उद्भव हुआ उसका 1971 में। और इसलिए आपको इन सब बातों को जानना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज बांग्लादेश के बारे में। कि सबसे पहले कि बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं भारत के किन किन राज्यों से स्पर्श करती हैं, या आप कह लें कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के सवाल अक्सर हाँ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, मैं कहूँगा कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या ये आप ये सब को लेकर के, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन सब को लेकर के लड़कों में अक्सर हाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार मणिपुर मारें या मिजोरम मारें या मेघालय मारें। ये तो इस सब में मैं एक ही बात जानता हूँ कि आप फार्मूले से इसको याद रखिए। तो इससे अगर आपसे कभी भी एग्ज़ाम में पूछेगा तो आपका फार्मूला अगर याद है तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक और सही सही। तो चलिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है तो ऑटोमेटिक है पूर्वी बंगाल बांग्लादेश होगा। तो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल के बीच भी कोई ना कोई रेखा तो होगी ही। तो ऑटोमेटिक है कि अगर पश्चिम बंगाल है तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल, ये तो आप आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद का मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ठीक है, और आसाम में रहता है, आसाम में से मेघालय। या मेरा बंगाली मित्र आसाम में रहता है। तो मित्र में मेन है आपको मित्र का, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, आसाम में रहता है, आसाम में से मेघालय। ये आपको याद रखना है। बाकी पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश उसको कहते हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि कुछ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अब देखिए कुछ लड़के ऐसा करते हैं कि 205 देश हैं तो सबके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सबकी राजधानी कहाँ है रटने लगते हैं। तो ये गलत ट्रैक पे जाना हुआ। आप ज़्यादातर यही सब सवाल पूछे जाते हैं जो करंट इवेंट्स में होते हैं, उन्हीं के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में पूछा जाता है। उसी देश की राजधानी भी पूछी जाती है। तो भारत के संदर्भ में अगर आप तैयार कर रहे हैं, करंट के साथ साथ आपको अमेरिका, रूस, ये तो याद रखना ही चाहिए, इंग्लैंड, जापान और फ्रांस और ये चीन, ये सब तो खैर मेजर देश हैं, मेजर कंट्री हैं।
तो मैं तो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, चीन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य भी हैं, तो परमानेंट काउंसिल के मेंबर हैं। तो इसलिए ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही है इन सब के बारे में। लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्यों इम्पोर्टेंट हैं? तो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। अब इस मामले में पड़ोसी देश में जैसे इमरान खान प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, तो उसी तरह से आपको बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी याद रखना होगा। वो हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो है एक 25 मार्च और 16 दिसंबर को लेकर के भी बहुत 25 मार्च को मुक्ति की घोषणा की थी। ठीक है, और उसके बाद संघर्ष चल रहा था, पाकिस्तान के साथ भी हुआ। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम के जो योद्धा थे उनका पाकिस्तान के साथ भी संघर्ष हुआ, और भारत भी इस संघर्ष में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से इस संघर्ष में हिस्सा लिया था, और भारत के साथ भी संघर्ष हुआ 1971 में, और अंततः 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्रता दे दी गई पाकिस्तान से। तो हम लोग इसलिए कह देते हैं 16 दिसंबर को 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। लेकिन बांग्लादेश की घोषणा कब हुई? तो 25 मार्च आपको मारना है। तो आप ये वहाँ पे जैसा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा से भारत का विभाजन, एक्चुअली बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब भारत का ही कभी अंग रहा था। ठीक है, लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन की घोषणा से कि भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान 2 देशों में हो गया। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान कब बना? तो आप कहेंगे 3 जून 1947 की माउंटबेटन घोषणा से। ठीक है, माउंटबेटन योजना से और माउंटबेटन प्लान। ठीक है, अब उसमें क्या किया गया कि जितना भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे उसको पाकिस्तान को दे दिया गया, और जहां मुस्लिमों की आबादी कम थी वो भारत में रखने की बात हुई। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पूर्वी बंगाल भी था, इसलिए पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जाना ही कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से ही बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग बांग्लादेश का। अब बांग्लादेश से और भी सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। एक बात देखिए, एक बड़ा टेक्निकल और ट्रिकी चीज़ भी है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है। तो उसी तरह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आप कहेंगे अमार सोनार बंगला है। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन थे, रचयिता कौन थे? तो आप कहते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। या आप उसी तरह से अगर मान लीजिए बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, पूछ देता है, तो उसका भी आंसर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला भी लिखा था और जनगण मन भी लिखा था। आप इस बात को सिर्फ याद रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, जिस तरह से हम लोग फादर ऑफ इंडिया माने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, उसी तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, और शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु भी कहा जाता है। देखिए, बंग बंधु, फिर दीन बंधु CF एंड्रूज थे, और चापेकर बंधु जिन्होंने सबसे पहले गोली चलाई थी ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो दामोदर चापेकर और कृष्ण मोहन चापेकर दोनों भाई थे। तो उन सब बातों, इसलिए बंधु शब्द भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर हाँ ये भाई के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर उसके बाद और कौन कौन से पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आपको याद रखना चाहिए। देखिए, एक 3 बीघा गलियारा,
समझे। 3 बीघा गलियारा, गलियारा यानी कॉरिडोर, गलियारा को कॉरिडोर भी कहते हैं। तो ये किसके साथ विवाद था, ये पूछा जाता है अगर कभी भी। ये पहले पूछा हुआ है, पहले पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना चाहिए। ये बांग्लादेश के साथ था। उसके अलावा आगे बढ़िए, फिर चकमा शरणार्थी। ये शरणार्थी की समस्या जो है पूरे विश्व में है। और शरणार्थी आप तो जानते हैं, जो शरण मांगने के लिए वो दूसरे देश से आते हैं उनको शरणार्थी कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के जब बीच युद्ध हुआ था और जब बांग्लादेश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो बहुत सारे बंगाल के लोग बाहर से आए थे शरण लेने के लिए। तो उनको चकमा शरणार्थी कहा गया था। तो चकमा शरणार्थी भी बांग्लादेशी शरणार्थी को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश की संसद को जातीय सभा तथा मुद्रा को टका कहते हैं। देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। ये कई बार पूछ चुका है। तो आप वैसे भी मैं तो जीके जीएस बताता हूँ, हर लेवल के लिए होता है। तो चूंकि हर लेवल की बात है, छोटे लेवल के एग्जाम में ये मुद्रा टका है या वहाँ की संसद का नाम जातीय सभा है, ये सब भी जानना जरूरी है। उसका देखिए, सार्क, SAARC, ये सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। लेकिन सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में है। तो सार्क की स्थापना ढाका में हुई है, लेकिन मुख्यालय काठमांडू में है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। ये तो आप नेपाल के बारे में जो मैंने बताया था वीडियो में, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन सार्क की स्थापना हुई कहाँ थी, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आप नेपाल नहीं मार करके आपको मारना है ढाका। ओके। उसके बाद देखिए, एक प्रश्न और भी है आगे वाला, बिम्स्टेक, BIMSTEC। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार पूछता था और मेरे साथ के जो और भी कंपटीटर थे तो उनसे गड़बड़ी भी हो गई थी, मुझसे भी गड़बड़ी हुई होगी शायद। तो बिम्स्टेक वगैरह को अभी से ही याद रखिए। बिम्स्टेक ये क्या है, तो B से बे ऑफ बंगाल, I से इनिशिएटिव, ठीक है, M से आप कहेंगे इनिशिएटिव फॉर मल्टीनेशनल, मल्टी सेक्टोरल, सॉरी मैं मल्टीनेशनल बोल गया, मल्टी सेक्टोरल, ठीक है। M हो गया, M और S दोनों हो गया मल्टी सेक्टोरल। उसके बाद फिर T से टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, एंड C से कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश है। ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो देश हैं उन सबके इसका सदस्य बनाया गया था बिम्स्टेक का। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉरी, गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा है। देखिए, गंगा नदी भारत की ये पवित्र नदी है और ये मैं कहूँगा कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है, जो भारत में कंप्लीटली बहती है। तो उस हिसाब से सबसे लंबी नदी भी है। तो गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है, पद्मा है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र भी भारत से होकर के गुजरती है, तिब्बत से निकलती है भारत से गुजरते हुए और ये बांग्लादेश में जाती है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम ये बांग्लादेश में क्या है, जमुना है। यह पद्मा, गंगा और ब्रह्मपुत्र जमुना मिल करके क्या बनाती है, मेघना बनाती है। ठीक है। और मेघना की सहायक नदी बराक है। तो ये आप कहेंगे कि गंगा हो या ब्रह्मपुत्र हो, दोनों ही ये बांग्लादेश में भी बहती है, भारत में तो बहती ही है। तो इस तरह से दोनों का नाम भी चेंज कर जाता है। गंगा का पद्मा हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का जमुना हो जाता है। पद्मा जमुना मिलकर के दोनों की धाराएं जब मिलती है तो मेघना बन जाता है। और मेघना की सहायक नदी बराक है। तो इतना दूर तक आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आइए, उसके बाद फिर है कि आप गंगा ब्रह्मपुत्र की
गंगा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये सुंदरबन डेल्टा का विस्तार कहाँ है अगर पूछा जाता है कभी भी, तो आप तो जानते ही हैं कि कोई माने जो जो नदियाँ सालों भर बहती हैं और वो अपने उत्तर भारत की नदियाँ खासकर विशेषकर आप कहेंगे कि अपने मुहाने पे यानी एट द एंड ये डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाती है इसको तो गंगा नदी भी अपने मुहाने पे माने बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये डेल्टा बनाती है। और मैं जब नदियाँ चैप्टर पढ़ाऊँगा तो डेल्टा और एस्चुरी इन सब के बारे में बताऊँगा डिटेल्स कि कैसे कैसे किस आकृति को डेल्टा कहते हैं, किसको एस्चुरी कहते हैं। तो ये सब बातें आगे मैं कहूँगा। तो अब मेरे साथ बने रहिए, मैं तो बस यही कहूँगा। और जितना हो सके पब्लिसिटी कर दीजिए ताकि मुझे उत्साह हो कि मैं और कुछ भी आपके साथ बताता हुआ जाऊं। तो चलिए, खैर, गंगा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, इसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा नाम ये सुंदरबन ही क्यों है? इसलिए क्योंकि सुंदरी नाम का एक वृक्ष है, पेड़ है, जो ये सुंदरबन में डेल्टा में पाया जाता है। तो इसी के नाम पे सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। और जान लीजिए सुंदरबन डेल्टा बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र है और इसलिए ये माने इतना ज़्यादा उपजाऊ है कि एक छोटे से भूभाग में भी माने लाखों लोगों के लिए अनाज पैदा की जा सकती है। इसलिए ये बड़ा ही उपजाऊ है। और सुंदरबन का डेल्टा माने आप कहेंगे बाघ के लिए भी काफ़ी फेमस है। रॉयल बंगाल टाइगर का ओरिजिन प्लेस है, जो भारत का ये भी है क्या कहते हैं राष्ट्रीय पशु भी है। सो आप जब भी कभी आता है एग्जाम में कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो शेर और बाघ को लेकर के बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं शेर मारें या बाघ मारें। तो आप याद रखिए कि पैंथरा टाइग्रिस उसका जूलॉजिकल नेम पैंथरा टाइग्रिस जो नाम है रहेगा, वही उसी को आप मारेंगे कि भारत का नेशनल माने एनिमल है। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए मैं ये भी वीडियो ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। और मैं सोचता हूँ कि आप इन सब बातों को याद करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, बाय।